हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी की डेफिनेशन और स्टैटिस्टिकल में एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बताया, राइट। सो चेंज इन एंट्रोपी इज हीट ट्रांसफर और हीट टेकन एट रिवर्सिबल फेज में एंड एट टेम्परेचर टी, इनका रेशियो होता है, राइट। सो यहाँ पे रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमारा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा था, जिसका थोड़ा बहुत पोर्शन अभी बचा हुआ है। कि रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या थी कि या तो फेज सेम रहेगा तो वेरिएबल डिफरेंट होगा, राइट, और अगर फेज डिफरेंट है तो वेरिएबल सेम रहेंगे। तो यहाँ जैसे मेल्टिंग के केस की बात करें, हमने चेंज इन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में जो कैलकुलेट करते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में देखा था, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन चेंज इन एंट्रोपी के, कि जब फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, टेम्परेचर टीएम पे यानी मेल्टिंग पॉइंट पे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट टेकन है टेम्परेचर टी पे, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच हीट चेंज इन हीट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब देखो, अगर फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड फ्रीज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है। जब लिक्विड से सॉलिड में फेज चेंज होगा तो हीट बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे क्या, ये वही बात होती है, जैसे अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ अगर हीट टेकन बाय द सिस्टम होती है तो पॉजिटिव, और हीट गिवन बाय द सिस्टम सो वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। सेम वेपोराइजेशन के केस में क्या होता है कि लिक्विड से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, फेज लिक्विड से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, राइट। सो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, राइट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से वॉल्यूम में चेंज होगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? हीट चेंज एट टेम्परेचर टी बी, राइट, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे डेल्टा एच वी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हम मेनली क्या देख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, राइट। प्लस में क्या होता है कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, राइट, तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लिक्विड की जो एंट्रोपी है, ऑर्डरनेस है, वो डिसऑर्डरनेस जो है वो ज्यादा है, और सॉलिड में जो डिसऑर्डरनेस है वो कम है। फ्रीजिंग की बात करें तो लिक्विड में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे तो सॉलिड में जो ऑर्डरनेस होता है वो कम होता है, राइट, मतलब ऑर्डरनेस ज्यादा होता है लेकिन डिसऑर्डरनेस कम होता है। लिक्विड में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है, और एंट्रोपी इज ऑल अबाउट डिसऑर्डरनेस, राइट। सो यहाँ पे लिक्विड की अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट। वेपराइजेशन में क्या होता है कि वेपर की जो डिसऑर्डरनेस होता है वो ज्यादा होते हैं, है ना। वेपर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम दूर होते हैं, मतलब पास आता है, और सॉलिड में बिल्कुल ऑर्डर्ड होते हैं वो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है तो जो फाइनल फेज बन रहा है उसकी एंट्रोपी कम है, और अगर चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो जो बाद में जिस फेज में हम चेंज कर रहे हैं ना उसकी एंट्रोपी, उसकी जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है, या उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट केस है इनके, इसके अपोजिट है, रिवर्स है इसका, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में भी क्या होता है? हीट बाहर निकलती है, राइट। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से वेपर। ये तो बहुत ही क्लियर है कि जो वेपर फेज होता है उसकी जो डिसऑर्डरनेस होती है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। वेपर से पार्टिकल, एक सॉलिड के पार्टिकल, ये तो ऑर्डर्ड होते हैं ना, सॉलिड और वेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट करें, डिपोजिशन की बात करें, वेपर से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड
में डिसऑर्डरनेस कम है, सॉलिड की एंट्रोपी कम है, लेकिन वेपर्स की एंट्रोपी ज्यादा होती है, राइट। तो अगर वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होगी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। चेंज इन एंट्रोपी ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि एस एस मतलब फाइनल फेज जो भी है माइनस में एस वॉल्यूम, राइट, एंट्रोपी ऑफ द वॉल्यूम यही होगा ना। तो अगर वेपर है यहाँ पे, तो वेपर की अगर एंट्रोपी ज्यादा है और सॉलिड की एंट्रोपी कम है तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, राइट। सो यहाँ से ये चीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनल फेज जो है उसमें डिसऑर्डरनेस कम है ज्यादा है, राइट। सो यहाँ से देखते हैं कि डिसऑर्डरनेस जो है वो कौन से फेज में ज्यादा है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक रूल आता है टोटन्स रूल। उसमें क्या था, टोटन्स रूल के अकॉर्डिंग कि जो टोटन्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेपराइजेशन के केस में, ओनली वेपराइजेशन के केस में, और जो लिक्विड होते हैं उनके लिए ये कंडीशन कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है 150 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए, राइट। वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करने चाहिए, तो उनके केस में जो डेल्टा एस वेपराइजेशन मतलब चेंज इन एंट्रोपी होता है वो 10.5 आर के इक्वल होता है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, राइट। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, हीट बाय टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट है, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन हीट, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10.5 आर। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है। सो डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.5 आर टी बी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि ये ना सिर्फ वेपराइजेशन के केस में वैलिड होता है, सब्लिमेशन या फिर मेल्टिंग के केस में ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। एंड इसके जो मेन एग्जांपल्स होते हैं वो बेंजीन और टोल्यूइन इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन वाटर के केस में ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। वाटर के केस में ये रूल बिल्कुल काम नहीं करता। तो यहाँ से हम डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब चेंज इन हीट डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर टेम्परेचर गिवन है तो। आर की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है 8.5 आर, राइट। सो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नेट में, गेट में, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का इतना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि गिवन है 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, राइट। मोनोएटॉमिक गैस है 1 मोल, मतलब एन की वैल्यू देखो, ये चेंज इन एंट्रोपी है ना टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, यहाँ पे हम यहाँ एन कर देते हैं। ये 1 मोल के लिए है, लेकिन अगर एन अमाउंट अगर गिवन हो कि इतने मतलब यहाँ पे अगर दे रखा हो 5 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, 6 मोल, कितनी भी अमाउंट दे रखी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जो सिंपल थी, अगर 1 हो तो ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। ये क्या हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे कि इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर से इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी बताओ, राइट। ये पूछा है यहाँ पे। तो 300 केल्विन क्या दे रखा है, T1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक। T1 की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है, 2 एटमोस्फेयर किसकी वैल्यू है, P1 है, राइट। इधर 600 केल्विन P2 दे रखा है, सॉरी T2 टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, और यहाँ क्या है P2, राइट। जैसे कोई भी एक सिस्टम है, ये सिस्टम ए है और यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहे हैं सिस्टम बी में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसके लिए टेम्परेचर है T1 और प्रेशर P1, राइट। T1 एंड P1, T1 की वैल्यू 300 केल्विन और P1 की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे दे रखा है T2 एंड P2, राइट। T2 एंड P2 टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बोला है कि चेंज इन एंट्रोपी निकालो। तो देखो यहाँ पे Cp है, अब Cp की वैल्यू कहाँ से आई, T1 T2 P1 P2, ठीक है, लेकिन Cp की वैल्यू कहाँ से आई, देखो मोनोएटॉमिक गैस है, राइट। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब है एक एटम, मोनो 1 एटम, राइट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n,
है ना, 3 और n यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे 3 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उनका कितना नंबर होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है ना। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। यहाँ पे रोटेशनल, वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे गैस है तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट, ओनली ट्रांसलेशनल एग्जिस्ट करेगा। और टोटल इसमें 3 है, और 3 क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ से U मीन्स इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये देखो एक ट्रांसलेशनल के लिए कितना होता है, हाफ RT, है ना। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 RT, ठीक है, 3/2 RT। अब देखो CV क्या होता है, CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to temperature at constant volume, ठीक है। तो जब ये वैल्यू U की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना, T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, 3/2 R क्या है, कांस्टेंट है, ये एज इट इज हो जाएगा। और T का डिफरेंशिएशन है तो वो 1 आएगा, ठीक है, T चेंज इन T/T तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ CV की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 R। और आइडियल के लिए क्या होता है, CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू R मींस गैस कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे NR होता है, एक्चुअल में यहाँ NR होता है, अगर N की वैल्यू 1 है तो वो R हो जाता है, अदरवाइज अगर अमाउंट यहाँ पे गिवन हो मोल्स में तो वो N वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाती है, ठीक है, CP माइनस CV। तो यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल लेंगे, CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस CV, राइट, R प्लस CV, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है तो R प्लस CV, और CV की वैल्यू कितनी है, 3/2 R। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 R, राइट। यहाँ पुट करेंगे ना CV की वैल्यू 3/2 R, तो यहाँ CP की वैल्यू आएगी 5/2 R, ठीक है। इस सिंपल मैथमेटिक्स है ये, 5/2 R, ये 5/2 R वैल्यू CP की आ गई। नेचुरल लॉग T2/T1, नेचुरल लॉग P2/P1, अगर नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 R से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये थे सिंपल इसका सॉल्यूशन। ऐसे बहुत आते, मेनली क्या होता है कि नेट और गेट में ऑप्शंस में ना नेचुरल लॉग के ही ऑप्शंस में मतलब गिवन होते हैं कि उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में कंप्लीट सॉल्यूशन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के गिवन है तो फिर हम वहां पे log 10 पुट कर देंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल, ये P और T के रेस्पेक्ट में और T और V के रेस्पेक्ट में इक्वेशन हमें याद करनी है और सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल इक्वेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी किसी शायद गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो बहुत ही आसान है, सिंपल फॉर्मूले से हो रहा है कि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालना है, कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे है वाटर लिक्विड का, लिक्विड से वाटर पेपर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखे हैं एंड इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। ओके, टेम्परेचर दे रखे है 100 डिग्री सेल्सियस और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी यहाँ पे गिवन है। तो देखिए अगर वो टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम वाला लगता है, अगर दोनों के अलग अलग प्रेशर गिवन हो, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर गिवन हो, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और हीट चेंज गिवन है, तो सिंपल है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। और इसकी जो यूनिट होती है ना वो जूल केल्विन इनवर्स में होती है, राइट, चेंज इन एंट्रोपी जूल केल्विन इनवर्स। तो जो टेम्परेचर है हमारे पास वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर देंगे 373 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो केल्विन में करके और कुछ नहीं करना, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसको हम किस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। सो चेंज इन एंट्रोपी किस में आ जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स में, क्योंकि ये हीट है जो है वो जूल में। अगर ऑप्शंस में अगर
किलो जूल में है तो पहले हम हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद किलो जूल पर केल्विन भी हो सकती है, जूल केल्विन इनवर्स भी हो सकता है, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यूनिट को चेंज करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आई गेस गेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन ये गेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस नेट में, गेट में, आईआईटी जैम में आते हैं और बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि 2 मोलाइट, देखो यहाँ पे n की वैल्यू दे दी, अब यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, राइट, कि 2 मोल और कोई भी आइडियल गैस है और वो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली ट्रांसफर हो रही है, ये सिस्टम है, मतलब P1 और P2 गिवन है यहाँ पे, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। अब देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है ना ये कैंसिल हो जाएगी, मींस ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 और T2 दोनों इक्वल है ना, T1 T2 दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हम यहाँ पुट करेंगे CpLn T2/T1 में, इस टर्म में पुट करेंगे तो ln 1 आएगा, मतलब नेचुरल लॉग 1 आएगा, और नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगी, ये टर्म कैंसिल होगी, डायरेक्ट ये टर्म कैंसिल हो गया, अब बची क्या हमारे पास माइनस आर, देखो इसके साथ नेगेटिव है, माइनस आर नेचुरल लॉग P2/P1, ठीक है। और P1 और P2 हमें गिवन है, P1 क्या है 5 और P2 क्या है 1, यहाँ पुट कर देंगे, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा माइनस, राइट, आर गैस कांस्टेंट नेचुरल लॉग P2, P2 की वैल्यू कितनी है 1 P2 है, और P1 कितना है 5, ठीक है। अब देखो ये अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, हाँ यहाँ पे n, जो यहाँ पे n भी तो आता है ना, n भी आता है, और n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 2 भी आ जाएगा। अब अगर हम इसको रिवर्स करेंगे 1/5 को 5 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, देखो तो 2 आर नेचुरल लॉग 5, ये हो जाएगी चेंज इन एंट्रोपी। अगर ऑप्शन में नेचुरल लॉग में ऑप्शंस अगर गिवन है नेचुरल लॉग में तो ठीक है, अदरवाइज अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो यहाँ पे हम log 10 में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक 2, अगर नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई 2.303 log हो जाएगा अब यहाँ पे, राइट, log और 5, अब यहाँ पे log 5 की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में यहाँ r भी है, 2r, r की वैल्यू क्या होती है 8.303, राइट, सॉरी 8.314 वैल्यू होती है उसकी, जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर ये गिवन है तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन में कर देते हैं ना, एक बार ये भी ऑप्शन में डायरेक्ट कर देते हैं तो ये भी सही है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रखी है तो ये भी सही है। वैसे कैलकुलेटर जहाँ पे अलाउड होते हैं वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं, अदरवाइज इसी में वैल्यू आती है log 5 में, ये जो आर की टर्म में ना इसी में ऑप्शंस गिवन होते हैं, अगर कैलकुलेटर एग्जाम में वैलिड नहीं है तो ये थी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे इरिवर्सिबल में चेंज इन एंट्रोपी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे पहले हम रिवर्सिबल में उसको चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एंट्रोपी चेंज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो क्या होता है कि रिवर्सिबल को पहले, इरिवर्सिबल को पहले रिवर्सिबल बनाना पड़ता है, राइट, और रिवर्सिबल से फिर हम चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फॉर्मूलेज हमें पढ़े हैं अभी चेंज इन एंट्रोपी के टी और पी की टर्म में, टी एंड वी की टर्म में, और फिर डायरेक्ट हीट चेंज के रेस्पेक्ट में भी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस एंड इसकी प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होती है। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नेट में, गेट में, आईआईटी में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।